Hello student, today we are going to start carbon and its compound. Carbon and its compound. सी, जैसा कि आप लोग हमेशा से जानते आए हो कि कार्बन कैसा है, एक एलिमेंट है एंड कार्बन का सिंबल जो होता है दैट इज सी. दिस इज द सिंबल एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल. कार्बन इज नॉन मेटल. अगर हमारे अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो कार्बन की क्वांटिटी बहुत कम प्रेजेंट रहती है. कार्बन 0.02% प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में. ये अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, मिनरल्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट है और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट है. फूड ग्रेन्स में प्रेजेंट है. इसके अलावा पॉलिस्टर, नायलॉन, रबर्स, पॉलिथीन, इनमें भी कार्बन का कंटेंट प्रेजेंट रहता है. तो अगर आप देखते हैं तो हमारी पूरा जो लाइफ है दैट कार्बन इज वेरी एसेंशियल इन आवर एवरीडे लाइफ, क्योंकि ये फ्यूल में भी यूज होता है. फ्यूल जैसे पेट्रोलियम, कोल और कैरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, सभी जगह कार्बन के ही कंपाउंड प्रेजेंट है. तो आप देख रहे हैं कि भले ही कार्बन का परसेंट एविडेंस बहुत कम है अर्थ क्रस्ट के अंदर, लेकिन इसके बावजूद हमारी लाइफ के लिए कार्बन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. कार्बन का 0.03% एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ CO2, क्योंकि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है एंड CO2 कंटेन कार्बन. अब देखिए कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स की सबसे पहले बात करेंगे. सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन. कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकती है. सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, दैट कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ओनली. कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ओनली. किस तरह से? अब देखिए कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 हम जानते हैं. कार्बन का नंबर है 6, इट्स बिकम 2,4. इसकी बैलेंसी है 4. 4 बैलेंसी होने की वजह से या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट. लेकिन क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना इज सीरियसली डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो सकती है. इस वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये बनाता है सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली. सो कार्बन कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली और बॉन्ड्स इतने स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना के तैयार हो जाता है. दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन इज टेट्रावैलेंट. कार्बन इज टेट्रावैलेंट. जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन की बैलेंसी कितनी है, 4. तो कार्बन की बैलेंसी 4 है, तो देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे. और अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन को साथ या तो उसे गेन करना होगा या डोनेट करना होगा, लेकिन ऐसा करेगा नहीं. वो कार्बन क्या करता है, शेयर करता है. कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और इस तरह से हम इसको शो करते हैं. एवरी सिंगल लाइन कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से 2, 4, 6 और 7, 8, इस तरह से हम इसको शो करते हैं टेट्रावैलेंट. थर्ड प्रॉपर्टी, कार्बन हैज सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी. ये सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? अपने आप से जुड़ना. कार्बन खुद अपने आप से जुड़ता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू और बहुत ही नंबर ऑफ लार्ज कंपाउंड्स बना के तैयार करता है. जैसे पेट्रोल एग्जाम्पल, पेट्रोल C8H18, यहाँ पर 8 कार्बन एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते चले जा रहे हैं और पेट्रोल का फॉर्म करते हैं. सेलुलोज और स्टार्च, सेकेंड एग्जाम्पल, स्टार्च एंड सेलुलोज. सेलुलोज क्या करता है, मोर देन
100 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर, और ये सेल्फ कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से ये इस तरह के कंपाउंड्स बना के तैयार हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी को हम कहते क्या है? इस सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी का एक स्पेशल नाम है जिसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। So catenation is the property of the carbon in which it combined by itself. So that is the self combination property of the carbon called catenation. So कार्बन के अलावा और कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है? कार्बन के अलावा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के पास इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन कुछ हद तक सिलिकॉन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। तो सिलिकॉन चूंकि कार्बन का ही नेक्स्ट मेंबर फैमिली है, इस वजह से वो भी 6 या 7 एलिमेंट तक, 7 एटम तक आपस में कंबाइन होता चला जाता है, लेकिन लॉन्गर पीरियड में वो सस्टेन नहीं करता है क्योंकि उनके कोवेलेंट बॉन्ड में उतना स्ट्रांग नहीं रहते हैं, जबकि कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बन। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन। ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन हमारी अर्थ क्रस्ट में कहां कहां पे मिल सकता है? क्या सोचते हैं आप, कार्बन हमें कहां कहां मिल सकता है? जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बन हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर आवर एवरीडे लाइफ। ये फूड में भी प्रेजेंट रहता है, ये फ्यूल में भी प्रेजेंट रहता है, ये वुड एज अ फूड में भी प्रेजेंट रहता है, फ्यूल में भी प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा हमारे नेचुरल पॉलीमर एंड रबर्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। सो नाउ कार्बन हमारे पास 2 तरह से प्रेजेंट हो सकता है, एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइन स्टेट में। नाउ द ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन का ऑक्यूरेंस कहां कहां हो सकता है? कार्बन का ऑक्यूरेंस 2 तरह से हो सकता है, एक फ्री स्टेट में, एक कंबाइन स्टेट में। सो वन इज it present in free state and in combined state. फ्री स्टेट में जो कार्बन है, कार्बन फ्री स्टेट में किस तरह से प्रेजेंट है एंड कंबाइंड स्टेट में किस तरह से प्रेजेंट है? देखिए, फ्री स्टेट में कार्बन की जो फॉर्म है दैट इज फर्स्ट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरेंस। बक, मिनिस्टर, फुलरेंस, दिस इज द फ्री स्टेट ऑफ कार्बन। कंबाइन स्टेट की बात करते हैं तो कंबाइन स्टेट में हमारे अर्थ क्रस्ट में और फॉर्म में भी प्रेजेंट है, फ्यूल के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। तो कंबाइन स्टेट में इट्स कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। कार्बोनेट्स जैसे एग्जाम्पल हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, मेटल्स के जितने और हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बोनेट्स। दूसरा फ्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है। फ्यूल कौन कौन से हो सकते हैं? सीएनजी हो सकता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके अलावा पेट्रोल हो सकता है, कैरोसिन हो सकता है, एटसेट्रा। फ्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे नेचर फ्यूल में वुड भी है, वुड के फॉर्म में भी प्रेजेंट रह सकता है। सो इस तरह से कंबाइन स्टेट में कार्बन प्रेजेंट है, CO2 गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, स्टार्च में प्रेजेंट है, ग्रेन्स में प्रेजेंट है, सभी में ये कंबाइन स्टेट में प्रेजेंट है। सो कार्बन का जो ऑक्यूरेंस है 2 तरह से हो सकता है, फ्री स्टेट में एंड कंबाइन स्टेट में। अब ऑक्यूरेंस के बाद इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। Allotropes of carbon. Now the question comes, what is the allotropes? क्या समझते हो आप लोग allotropes क्या होता है? So allotropes is actually the elements की different physical state है. So various physical state of one element is called allotropes. So various physical state of one element is called
Allotropes is called allotropes. Various physical state of one element is called allotropes. तो कार्बन के कितने हैं, कार्बन के allotropes कितने हैं? तो देखिए कार्बन 3 सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है. सो कार्बन हैज 3 allotropes. कार्बन हैज 3 allotropes. ये 3 allotropes कौन कौन से हैं बता सकते हैं आप? सो फर्स्ट आता है इसमें डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट एंड थर्ड इज बक मिनिस्टर fullerenes. Buckminster fullerenes. So carbon has 3 allotropes and first allotropes is diamond, second is graphite and तीसरा है Buckminster fullerenes. अगर इन तीनों की बात करते हैं तो तीनों का फिजिकल स्टेट अलग अलग होता है, तीनों का फिजिकल अपीयरेंस अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन होते ये सारे ही कार्बन के हैं. यानी इनका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा लेकिन इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगा. अब हम वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं कि डायमंड क्या है, ग्रेफाइट क्या है और बकमिनिस्टर फुलरेंस क्या है. इनकी ऐसी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो अलग है और केमिकली ये सिमिलरिटी किस तरह से शो करते हैं. सो लेट्स चेक. फर्स्ट एलोट्रॉप इज डायमंड. सी डायमंड. डायमंड के बारे में तो हमने सुन रखा है कि डायमंड ज्वेलरी में यूज किया जाता है. डायमंड बहुत ही प्रीशियस है, ये भी हम जानते हैं, और बहुत कॉस्टली होता है. अलग अलग कंट्रीज में ये जाता है और इसकी डिमांड भी बहुत अलग अलग रहती है. डायमंड का जो सिंबल है, दैट सिंबल इज सी ओनली, मीन्स इट इज अ कार्बन ओनली. सेकेंड पॉइंट डायमंड्स के बारे में बात करते हैं. डायमंड इज colorless, transparent substance. फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है कि डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. सेकेंड पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, सो डायमंड इज वेरी हार्ड. Actually, this is the hardest substance on the earth crust. It's the hardest substance. It's the hardest substance on earth crust. It's very hard. हार्ड क्यों हो जाता है? ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही रिजिड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. स्ट्रक्चर होने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड का जो नेचर होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और स्ट्रांग होने की वजह से इसका हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है और जो इसको बनाती है हार्डेस्ट सब्सटेंस. अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है डायमंड स्ट्रक्चर is 3D tetrahedral. Diamond structure is 3D tetrahedral. Tetrahedral shape किस तरह का होता है? इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप. अब होता क्या है, इस पॉइंट पे भी एक कार्बन एटम बैठा हुआ है, इस पॉइंट पे भी एक कार्बन एटम बैठा हुआ है, इस पॉइंट पे भी एक कार्बन एटम है और इस पॉइंट पे भी एक कार्बन एटम है. हम जानते हैं हर कार्बन एटम का कैसा होता है, 4 वैलेंसी होती है. नाउ सी 4 वैलेंसी किस तरह से होगी इसकी. फर्स्ट वैलेंसी यहाँ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ से और अलग अलग टेट्राहेड्रल कंबाइन होंगे. इससे देखिए 1 2 3, फोर्थ यहाँ बिजी है, तो इस तरह से इससे अलग अलग और टेट्राहेड्रल कंबाइन होते चले जाएंगे. 1 2 3 एंड 4. अगेन इससे भी और 4 टेट्राहेड्रल कंबाइन हो जाएंगे, और इधर जो पीछे की तरफ जा रहा है ये कार्बन का बैलेंस है. यहाँ भी एक दूसरा कार्बन आएगा, वो भी बैक साइड पे अपनी बैलेंस शो करेगा. इस तरह से बैक साइड में भी कैसे टेट्राहेड्रल अरेंज होते चले जाएंगे. सो वी कैन से दैट कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है और बहुत ही कॉम्पैक्ट बन जाता है. बहुत कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसका जो नेचर है वो रिजिड हो जाता है, और रिजिड होने की वजह से इट बिकम वेरी हार्ड. दैट्स व्हाई इट्स अ hardest substance on earth crust. Next property,
डायमंड डेंसिटी इज वेरी हाई। डायमंड डेंसिटी इसकी हाई क्यों हो जाती है? क्योंकि इसका जो मास है वो ज्यादा हो जाता है, ये हेवी हो जाता है। क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रल होने की वजह से बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता है, तो मास बहुत ज्यादा हो जाएगा। मास ज्यादा हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी भी कैसी हो जाएगी? बहुत हाई हो जाएगी। एंड कॉमा वेरी हेवी, वेरी हेवी। नेक्स्ट डायमंड का पॉइंट आता है, ऑन बर्निंग डायमंड प्रोड्यूस। क्या सोचते हो, ऑन बर्निंग डायमंड क्या प्रोड्यूस करेगा? अगर हम कार्बन डायमंड को जलाते हैं तो क्या हो रहा है? एक्चुअली डायमंड को जला रहे हैं, इट मीन्स हम कार्बन को जला रहे हैं। और कार्बन जलने के बाद क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑन बर्निंग डायमंड प्रोड्यूस CO2 गैस। तो अगर आप बात करते हो जलाने की डायमंड को, तो डायमंड अगर आपने पूरी तरह से जला दिया तो लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सारा का सारा कार्बन सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो चुका है? CO2 गैस में कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए ऑन बर्निंग डायमंड प्रोड्यूस CO2 गैस, और आपको कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कभी भी डायमंड को जलाने की कोशिश मत करना, कितना ज्यादा लॉस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डायमंड हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस का मतलब क्या होता है? बहुत शाइन होता है। ये कैसा होगा? बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, ब्राइट, चमक, बहुत ज्यादा चमकता है। डायमंड हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। इसका रीजन होता है इसका स्ट्रक्चर। अगेन, स्ट्रक्चर में किस तरह से होती है? लाइट आती है, रिफ्लेक्शन क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा शाइन प्रोड्यूस हो जाती है। दैट इज द ब्रिलियंस एंड द ब्राइटनेस प्रेजेंट हो जाती है, चमक प्रेजेंट हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डायमंड के बारे में, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। वेरी हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है दैट इज मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। मतलब आप समझ लीजिए 3500 से ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, तो ये कितना ज्यादा हार्ड और रिजिड हो गया कि उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट, डायमंड डज नॉट conduct electricity. Diamond does not conduct electricity. ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली देखिए, आप स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं तो कार्बन की जो चार वैलेंसी है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग टेट्राहेड्रल से कंबाइन होती चली जाती है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह पाता है। एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जब ये चारों इलेक्ट्रॉन्स बिजी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ शेयरिंग में, तो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी रहता है। सो हम लिख सकते हैं डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नाउ एक्चुअली इसकी जो प्रॉपर्टीज के साथ साथ कैसा हमने प्रॉपर्टी किया, डायमंड इज वेरी हार्ड एंड दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। अब जब नेक्स्ट चीज आएगी वो उसके यूजेस आते हैं। यूजेस, नाउ यूजेस ऑफ डायमंड। सी, हम डायमंड के बारे में जानते हैं कि दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। अब हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो ये बहुत सारी चीजों को कट कर सकता है, इसीलिए इसको एज अ कटिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाता है। तो फर्स्ट यूज हो जाएगा यूज एज कटिंग इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल, ग्लास कटर,
यस, ग्लास को कट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? डायमंड यूज किया जाता है, बिकॉज डायमंड इज वेरी हार्ड, सो ये ग्लास को आसानी से कट कर सकता है। ड्रिलिंग मशीन, जो ऑयल वेल ड्रिल किए जाते हैं उनको कट करने के लिए, ड्रिल करने के लिए हम डायमंड को यूज करते हैं। सो फर्स्ट हो जाएगा यूज्ड एज कटिंग इंस्ट्रूमेंट, यूज्ड इन ड्रिलिंग, used in drilling of oil wells, used in drilling of oil wells. Third, use in jewelry, use in jewelry, ज्वेलरी बनाने में हम डायमंड को यूज करते हैं। और नेक्स्ट, डायमंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है, दैट इज द आई सर्जरी में। आई सर्जरी में कैटरेक्ट को कट करने के लिए हम डायमंड का एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सो रिमूव द कैटरेक्ट। सो दैट्स व्हाई दैट इज यूज इन डायमंड, यूज इन आई सर्जरी टू रिमूव कैटरेक्ट, to remove cataract by the eye surgeon, क्योंकि इसकी शार्प एज होने की वजह से ये कैटरेक्ट को कट कर सकता है, इसलिए सर्जरी में यूज किया जाता है।